हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह जान लेते हैं आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म अवेलेबल होगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म अवेलेबल होगा। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म अवेलेबल होगा। और यहाँ इस वीडियो में मैं आपको लाइव फाइल भी करके दिखाऊंगा एक आईटीआर, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपना आईटीआर फॉर्म कैसे फाइल करना है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप आसानी से अपना आईटीआर फॉर्म खुद से फाइल कर सके अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं। तो जैसा आपको पता है कि अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ने नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी कंप्लायंस है आईटीआर फॉर्म्स से रिलेटेड या फिर कोई भी इनकम टैक्स की कंप्लायंस होगी तो आपको इसी वेबसाइट के थ्रू अब आपको फाइल करनी है। तो यहाँ जैसा आप हमारे डैशबोर्ड पर देख पा रहे हैं, यह है incometax.gov.in इसकी नई वेबसाइट का एड्रेस है। अब यहाँ पर आपको देखिए राइट हैंड साइड में बिल्कुल टॉप पर दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक लॉगिन का और दूसरा रजिस्टर का। फ्रेंड्स, अगर आप इस वेबसाइट के पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो आप सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो कि है एडवाइजर ग्रुप इंडिया। यहाँ आने के बाद में आपको वीडियो सेगमेंट में आना है और आपको ये वीडियो को विजिट कर लेना है, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। इसमें यहाँ पर आपको इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल बताई है कि इस वेबसाइट को आपको कैसे यूज़ करना है और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी इनकम टैक्स इंडिया की साइट पर, और हम यहाँ पर आज आपको लाइव दिखाने वाले हैं अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी आईटीआर फाइल खुद से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, यानी कि अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो सिंपल आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप अपने अकाउंट में एंटर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने अभी तक इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था, तो सिंपल आपको रजिस्टर करना है और एक फॉर्म को फिलअप करना है, जहां पर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस, अपना आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर डालकर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि बिल्कुल सिंपल होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद में आप वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हमने अपने क्लाइंट का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको देखिए इस वेबसाइट का इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर आपसे एंटर योर यूज़र आईडी पूछेगा। हम यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर आपसे लॉगिन पासवर्ड की डिटेल पूछी जाएगी। आपको इस बॉक्स को चेक कर लेना है, उसके बाद में आपको पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकेंगे। यहाँ पर आपको वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल नज़र आ रहा है, उसके बाद में आपको आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में आपकी प्रोफाइल स्टेटस नज़र आ जाएगा, कितने % आपने कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे नीचे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है, लाइक योर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपको कोई अपडेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा स्किप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको नज़र आएगी आपकी डिटेल, जिसमें आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है वेलकम बैक आतिश। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डिटेल नज़र आ रही है। उसके बाद में आपको राइट हैंड साइड पर यहाँ पर ऑप्शन नज़र आता है
फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि इस बार अब हम जो फाइल करने वाले हैं रिटर्न, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइल करने वाले हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है हमारा 1 अप्रैल 2020 से और ख़त्म होता है 31 मार्च 2021 को, जिसके लिए हमारा असेसमेंट ईयर बैठता है 21-22। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से ठीक अगला ईयर कहलाता है, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो असेसमेंट ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 को रहने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैंने इसलिए शेयर की है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको इनकम टैक्स की कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। इसके बाद में हम सीधा फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अपना सेलेक्ट असेसमेंट ईयर की टैब नज़र आ रही है। देखिए रेड जो स्टार आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंडेटरी है आपके लिए फिल करना। इसके बाद में हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो असेसमेंट ईयर रहने वाला है वो 21-22 रहने वाला है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक अपडेट किया है इनकम टैक्स ने, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में भी बताया गया है कि करंट ईयर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यू यूज़र्स को ये नहीं पता होता है कि भाई करंट असेसमेंट ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट भी किया कि देखिए करंट असेसमेंट ईयर आपके लिए ये रहने वाला है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको मोड सेलेक्ट करनी है कि फाइलिंग मोड आपकी क्या रहने वाली है, कि आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं या ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं, अपने आईटीआर फॉर्म को फाइल करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। वैसे ब्रैकेट में इन्होंने यहाँ पर बताया भी कि बेहतर यही है, यानी कि रिकमेंडेड यही है कि आप ऑनलाइन फाइल करें, जिससे कि आपको आसानी से अपनी आईटीआर फॉर्म को फाइल कर सकें। हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल 70% आपको कंप्लीट आ रही थी जैसे हमने लॉगिन किया था, तो ये क्यों नज़र आ रही थी? देखिए हमने इस आईटीआर फॉर्म को पहले भी फाइल करने की कोशिश की थी और हमने कुछ स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद में लॉग आउट कर दिया था। तो यहाँ पर ये बता रहा है आपको इनकम टैक्स रिटर्न, यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशंस। देखिए हमने अपने क्लाइंट की आईटीआर को वहाँ तक फाइल कर दिया था कि आपको सिर्फ अपनी आईटीआर को सबमिशंस करना रह गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या रिज्यूम करना चाहते हैं आप उसी डेटा को जो आपने फिल कर दिया था। अगर आप करना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप अगर बिल्कुल शुरू से फाइल करना चाहते हैं आईटीआर को तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको शुरू से एंड तक अपनी आईटीआर फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसके लिए सिंपल हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये आपके लिए फिर से शुरुआत से प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि आपको किस तरह से अपना आईटीआर फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर नजर आ रहा है प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस अप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। हम यहाँ पर अपना स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, अदर है। हम इंडिविजुअल पर क्लिक करते हैं और आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नज़र आ रहा है यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। यहाँ पर आपको अपना आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए आपको आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके केस में आईटीआर 1 ही अवेलेबल होगा। इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो हम यहाँ पर सिंपल, क्योंकि हम यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सैलरीड एम्प्लॉय के केस में बता रहा हूँ, तो हम आईटीआर 1 को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप आईटीआर 1 को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करने की कुछ कंडीशंस आपको बताएगा और कुछ कंडीशंस वे बताएगा जहाँ पर आप आईटीआर फॉर्म 1 को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं। जैसे हमने आईटीआर 1 फॉर्म का सिलेक्शन किया तो यहाँ पर बता रहा है किसके लिए ये अवेलेबल है फॉर्म, फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट। देखिए सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि आपका स्टेटस कोई कंपनी का नहीं होना चाहिए, कोई पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, आप सिंपल इंडिविजुअल हैं। इसके साथ साथ आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होने ज़रूरी हैं, यानी कि आप रेजिडेंट होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं होने चाहिए।
अब हम बात करते हैं अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कवर नहीं है। तीसरी चीज क्या है, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज। देखिए जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपना आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हैं, यानी कि हम 20-21 के लिए फाइल कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए आप अपने आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि फाइल करने जा रहे हैं, तो आपकी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के जो आपका टर्नओवर होना चाहिए वो 50 लाख रुपए तक ही होना चाहिए। अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का आपका टर्नओवर है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये जो इनकम होनी चाहिए आपकी वो सैलरी से रही हो, यानी कि आपकी इनकम सैलरी से फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 50 लाख रुपए से ज्यादा ना रही हो। और चौथी चीज इन्होंने क्या कहा है, 1 हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज। देखिए आपकी जो इनकम रही हो, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से भी कुछ इनकम है तो आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। सपोज आपके एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और आपको वहाँ से इनकम होती है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि अगर आपकी एक किसी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर अदर सोर्सेज की बात की गई है यहाँ पर, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट ईटीसी एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। देखिए अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं और वहाँ से जो आपको इनकम होती है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा रही होगी तो आप आईटीआर 1 फॉर्म का सिलेक्शन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कौन इस आईटीआर 1 फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर सकता। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी or has invested in unutilized equity shares or in case where TDS has been deducted under section 194N or if income tax is deferred on ESOP। देखिए अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपना आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर रहे हैं, अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी के डायरेक्टर थे, ठीक है ना, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। या आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रखा है, किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रखा है, तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म को सिलेक्शन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सिंपल हमने ये आईटीआर 1 फॉर्म की आपको एलिजिबिलिटी और जिस कंडीशंस में आप आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे वो सब कंडीशंस आपको बताइए। इसके बाद में प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर हम क्लिक करेंगे और आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएगी फिर से वही कंडीशंस जो कि हमने आपको अभी तक बताई है कि आप किस कंडीशंस में आईटीआर 1 फॉर्म का सिलेक्शन कर पाएंगे और किन कंडीशंस में आईटीआर 1 फॉर्म का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स नजर आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। वैलिडेट यूर रिटर्न्स ब्रेकअप प्रीफिल्ड, यानी कि जो आपका कुछ डेटा यहाँ पर 1 स्टेप्स में प्रीफिल्ड आएगा जैसे अभी तक आपका आता था। दूसरे स्टेप्स में आपसे पूछा जाएगा कंफर्म योर रिटर्न समरी। तीसरे स्टेप्स में वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न, और फाइनली आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई और सबमिट कर पाएंगे। तो हम कर लेते हैं लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में अब यहाँ से आपका आईटीआर 1 फॉर्म का फिल करना आपके लिए हो जाता है शुरू। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप आईटीआर 1 फॉर्म क्यों फाइल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर कहा गया है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पर आपको कुछ नीचे रीजन दिए गए हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप फाइल क्यों करना चाह रहे हैं आप अपना आईटीआर 1 फॉर्म। तो सबसे पहला क्या है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम रही है वो एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा रही है। तो हम यहीं पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिस केस में उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट, उसकी जो इनकम है एनुअल इनकम, वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाती है, इनके क्रॉस कर जाती है। तो इस केस में हम
पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप इन दोनों टैब को भी पढ़ के देख सकते हैं, क्या पता ये आपके केस में एप्लीकेबल हो, कि आपके केस में यहाँ पर अप्लाई ना हो, आपके केस में यहाँ पर अप्लाई हो। जिसमें सेकंड पे पूछा गया है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशंस एज पर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जिसमें आपसे पहली रीजन आपसे पूछी गई है डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपके एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में जो अमाउंट है वो 1 करोड़ को क्रॉस कर गया है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। या फिर इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, या आपने उस फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऐसे फॉरेन ट्रेवलिंग टूर किए हैं, यानी कि ट्रेवलिंग की है, जिसके लिए आपने 2 लाख रुपीज से ऊपर का एक्सपेंस कर दिया है अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, तो आप यहाँ पर कवर होते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में तीसरा रीजन आपको नजर आ रहा है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज ऑन कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था 1 लाख को क्रॉस कर गया था? अगर कर गया था तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी इन सभी कंडीशन, आपका कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जो हमने अभी तक के पढ़ के सुनाया है, तो आप सिंपल अदर पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कहाँ क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, और आपको अपनी ITR 1 अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो कैसे फाइल करनी है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज नजर आ रहा है, जिसमें आपकी प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के भी सुना दूं। We have pre-filled your return based on information available with the income tax department. Please confirm that the detail in each section are correct to proceed. देखिए ये कह रहा है कि आपने पहले जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपका जो डेटा पहले आपने फिल किया था वो प्रीफिल्ड होकर यहाँ इस ITR फॉर्म में कैरी हो रहा है। क्या आप उसके साथ में प्रोसीड करना चाहते हैं? जी हाँ, हम उसके साथ में करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आगे भी आ जाएंगे। अब फिर से आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। वैलिडेट रिटर्न, दूसरा स्टेप्स आएगा आपके लिए कंफर्म योर रिटर्न समरी, एंड तीसरे स्टेप्स में आप वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर सब स्टेप्स नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5th, जहाँ पर आपसे आपकी इंफॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं। रिटर्न समरी, अब आपको यहाँ पर रिटर्न समरी पर देखिए नज़र आ रही हैं कुछ स्टेप्स, जहाँ पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो आप 1 बाय 1 हम देखिए इन सभी टैब को फिल करेंगे। अभी आपके लिए ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रही है? जब तक कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल नहीं कर लेंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की टैब हाईलाइट नहीं होगी। ग्रॉस टोटल इनकम की टैब को आप फिल कर लेंगे, उसके बाद में आप टोटल डिडक्शंस की टैब हाईलाइट होगी। इसी तरीके से 1 बाय 1 हाईलाइट होती रहेंगी और आप फिल करते रहेंगे। तो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशंस पे आने के बाद में सिंपल आपकी इंफॉर्मेशंस पूछ रहा है, क्या आप अगर इससे सहमत हैं कि भाई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि प्रीफिल्ड होकर आ रही है वो सही है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज आपकी जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है जो कि प्रीफिल्ड होकर आई है, अगर आप उसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है कि भाई आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखिए हमारे केस में जो हमारा क्लाइंट है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपके केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, या फिर पेंशनर भी हो सकते हैं जिनको पेंशन मिलती है। अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इन किसी कैटेगरी में नहीं आता तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। या फिर नॉट एप्लीकेबल के केस में फैमिली पेंशन ETC आती है कि अगर एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो गई है और उसकी फैमिली को उसकी पेंशन मिल रही है, तो आप इस केस में कवर कर सकते हैं। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे केस में है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर आपसे कुछ सेक्शन पूछ रहा है। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इनकम टैक्स की जो डेट होती है, लास्ट डेट जो होती है फाइल करने की, अगर आप
उस डेट तक या उससे पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आप उसके बाद में कर रहे हैं तो बिलेटेड पीरियड भी हो सकता है। और अगर आपने रिटर्न को फाइल कर दिया है, उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में फाइल कर सकते हैं। अगर आपको जो पीरियड मिला था यानी कि ड्यू डेट के बाद में और उसके बाद भी आप फाइल नहीं करते हैं, यानी कि बिलेटेड रिटर्न भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी आपको कुछ और डेज का एग्जाम्पशन देती है गवर्नमेंट, तो आफ्टर कॉन्डोनेशंस ऑफ डिले पीरियड पर आप यहाँ से अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में आप अपना सिलेक्शन करके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। हम बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं तो हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस। देखिए, अगर आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं किसी नोटिस के रेस्पॉन्स में कर रहे हैं, आपको कोई इनकम टैक्स से नोटिस आया है जिसके अगेंस्ट में, जिसके रेस्पॉन्स में आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो देखिए, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इस फाइनेंशियल ईयर से, पिछले ही फाइनेंशियल ईयर से आपके लिए मैंडेटरी हो गया था कि आपको 2 स्लैब्स रेट प्रोवाइड की गई थी। अगर आप ओल्ड स्लैब्स रेट्स के साथ में जाना चाहते हैं तो आपको जो डिडक्शन अवेलेबल होती है सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की, तो वो मिल जाती हैं। अगर आप न्यू स्लैब्स रेट्स के साथ में कैरी करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की कोई डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होती। इस चीज़ का आपको सिलेक्शन खुद से करना है। तो हम ओल्ड रेट के साथ में ही जाते हैं और 9 पर क्लिक करते हैं और इसके बाद में आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना है। अगर आपका कुछ TDS कटा है और आप इस ITR के थ्रू अपने TDS भी क्लेम करना चाहते हैं और उसका रिफंड जो लेना चाहते हैं वो किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ऐड अनदर पर करके भी अपना न्यू अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में सिंपल हम कंफर्म करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आगे बढ़ने के बाद में आपको देखिए जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस की टैब थी वे यहाँ पर आपके सामने पूरी प्रीफिल्ड हो गई है, जहाँ पर आपको कंफर्म्ड नज़र आ रहा है लिखा हुआ। अब आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम की टैब है जो अभी तक हाईलाइट नहीं हो रही थी वे हाईलाइट हो गई है। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम पर चलते हैं और यहाँ पर अपनी सभी इंफॉर्मेशन सैलरी से रिलेटेड जितनी आपकी इनकम रही है उसको प्रीफिल करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है सैलरी एग्जाम्पशन से रिलेटेड। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफर। देखिए, अगर आपने ट्रेवलिंग कोई भी एग्जाम्पशन लेनी है तो आप अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लोज्ड आई में आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, जिसमें कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आता है, हॉस्टल अलाउंस आता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लोज्ड 2 में जो आता है। अगर आप कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, हॉस्टल अलाउंस का एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसका अमाउंट डाल देंगे, अदरवाइज आप नो कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। देखिए, क्या आप हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं जो कि आपको प्रोवाइड होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में। देखिए, ये सभी चीज़ें अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको फॉर्म 16 ज़रूर मिला होगा। अगर आपकी टोटल एनुअल इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो आपको अपना फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS ज़रूर डाउनलोड करके रखना चाहिए जब भी आप अपनी ITR फॉर्म को फाइल करें, क्योंकि आपकी जितनी भी एग्जाम्पशन होती है, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, तो वो आप अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 के केस में प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके फॉर्म 16 में आती हैं। यानी कि आपके सैलरी का बाइफर्केशन आपका फॉर्म 16 में आपको अवेलेबल हो जाता है देखने के लिए। वहाँ से आप उस इंफॉर्मेशन को फिल कर पाएंगे अपने ITR फॉर्म को फाइल करते हुए। तो हमारे केस में कुछ है हाउस रेंट अलाउंस, तो हम डाल लेते हैं, यहाँ पर है 482, हम यस करते हैं और फाइल करते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंसेस। आपको कुछ एम्प्लॉयर जो होते हैं वो लीव ट्रेवल अलाउंसेस देते हैं। अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं और आपको मिला है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में,
तो आप यहाँ पर यस करके उसका अमाउंट डालेंगे, अदरवाइज आप नो कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, यानी कि इनके अलावा भी अगर आपकी कोई और एग्जाम्पशन है आप लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे और अमाउंट डालेंगे। यहाँ से आप उनका सिलेक्शन कर पाएंगे कि भाई आपके केस में कौन कौन सा बैठ रहा है, अदरवाइज आप नो कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रेड कलर से एक देखिए हाईलाइट दिया जाएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि भाई आपने एग्जाम्पशन तो डाल दी है लेकिन आपने अपनी ग्रॉस सैलरी नहीं बताई है कि भाई पर मंथ के हिसाब से कितनी है और आपकी एनुअल ग्रॉस सैलरी कितनी हो रही है। ये भी आपको आपके फॉर्म 16 से देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम एडिट पर सिंपल से क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी जो डालनी है ग्रॉस सैलरी, इसके बाद में आपको जो ए पॉइंट नजर आ रहा है ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, आपको यहाँ पर आई का टैब भी नजर आ जाएगा जिसमें आप क्लिक करके ये सब चीजें भी एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जा रहा है, आप इससे भी आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डाल लेते हैं जो कि हमारी बनती है 11,51,766 रुपये। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे और हम चलते हैं अब नीचे और यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप डालते हैं अपनी सैलरी ग्रॉस सैलरी 11,51,766 जिसमें से हमारा जो हाउस रेंट अलाउंस की अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ए जो डिडक्शंस मिली है वो 482 रुपये की मिली है। तो इसमें से 11,51,766 में से 482 रुपये माइनस हुए हैं तो हमारी इनकम बन गई है 11,51,284 रुपये। और इसके बाद में जो आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है अंडर सेक्शन 16 वो आपको मिलती है सैलरीड एम्प्लॉय के केस में 50,000 रुपये। ये यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसने खुद से ले लिया है। अब 11,51,284 में से 50,000 रुपये और लेस हो गए हैं तो 11,01,284 रुपये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद में आप सिंपल सेव पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमने अपनी ग्रॉस सैलरी इनकम को भी यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं, फिल कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम की टैब पे भी कंफर्म्ड आ गया है लिखा हुआ। अभी तक हम अपने ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि दूसरे स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं स्टेप्स नंबर 3 जो कि है टोटल डिडक्शंस। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी अगर आपके केस में कोई डिडक्शंस होगी जो कि आपके फॉर्म 16 में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिडक्शंस का नेचर देखने के लिए मिलेगा कि भाई आपके केस में कौन कौन सी आपको डिडक्शंस देखने के लिए मिलती हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशंस पेड। देखिए अगर आपने कोई डोनेशन दी है किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को या चैरिटेबल ट्रस्ट को जिसके पास में 80G में रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर डिडक्शंस अवेलेबल होगी, अदरवाइज आपको नहीं होगी। देखिए हम यहाँ पर जैसे यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मैसेज भी देखने के लिए मिलेगा डोनेशन शेड्यूल्ड फॉर सेक्शन 80G इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, यानी कि आपके लिए 80G यानी कि उस इंस्टीट्यूशंस के पास में 80G में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद में हम नो पर क्लिक करते हैं, हमारे केस में नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें कि आप साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में कुछ डोनेशंस देते हैं। तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और अमाउंट डालेंगे। इसके लिए 80GGA में उस इंस्टीट्यूशंस के पास में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, अगर आप 80GG में कोई ऐसी डोनेशंस देते हैं जिसमें आपको डिडक्शंस मिलती हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और डालेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड्स टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड और 5-year टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, रेफर सेक्शन 80C। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि आप अभी तक के समझते थे कि भाई 80C में डिडक्शंस आपको मिलती हैं जिसमें कि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शंस मिलती हैं, आपके प्रोविडेंट फंड की मिलती हैं। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट आपको डिडक्शंस की मिल सकती है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो हम यस पर क्लिक करते हैं और डाल लेते हैं हम अपनी टोटल डिडक्शंस हमारे केस में कितनी है।
देखिए हमने जो अपने एम्प्लॉयर को अपनी टोटल एटीसी की जो डिडक्शंस बताई थी वो हमारी टोटल बैठती है 3,58,236। यहाँ पर हम अमाउंट डालते हैं तो क्या हमें पूरी 3,58,236 की मिलेगी डिडक्शन? नहीं फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पर अमाउंट कुछ भी डालें, अगर आप 1.5 लाख रुपए से नीचे की कोई डिडक्शंस डालते हैं तो आपको वही 1.5 लाख रुपए से नीचे की डिडक्शंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप 1.5 लाख रुपए से ऊपर की कोई डिडक्शन डालते हैं तो मैक्सिमम जो लिमिट आपको डिडक्शंस की अलाउ की जाएगी वो 1.5 लाख रुपए ही की जाएगी। हम यहाँ पर 3,58,236 डालते हैं, लेकिन हमें डिडक्शंस आप 1.5 लाख ही मिलने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसके बाद में आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC-D टू कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आपके केस में है तो आप डालिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर ये सभी डिडक्शंस पढ़ लेनी है। अगर आपके आपके फॉर्म 16 में ऐसी कोई डिडक्शंस आपने अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराई थी तो आप यहाँ से देखेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे। आपके केस में अगर देखिए यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको पूरे साल, आपको यहाँ पर उसकी भी डिडक्शंस मिल जाएगी और उसकी इनकम आप जो डालेंगे वो अदर सोर्सेज में कवर करेंगे। हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस फॉर्म को कैसे फाइल करना है पूरी डिटेल आपको दे रहा हूँ। देखिए हमारे 2 टैब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखिए मैंने जो डिडक्शन डाली है 80C में आपको 3,58,236 की डाली है, लेकिन डिडक्शन यहाँ पर हमें 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिल रही है। जहाँ पर आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट 1.5 लाख रुपए ही रहने वाली है। इसके बाद में हम सिंपल क्या करते हैं, टोटल डिडक्शन आपको देखने के लिए मिल गई है, कंफर्म पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी 3 टैब कंप्लीट हो चुकी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड आ रहा है लिखा हुआ, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म्ड आ रहा है, टोटल डिडक्शन भी कंफर्म्ड आ रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर आपकी इनकम भी नजर आ रही है और डिडक्शंस भी नजर आ रही है। टैक्स पेड, फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं टैक्स पेड पर। देखिए जहाँ पर आपका जो TDS नज़र आ रहा है वो 20,000 का नज़र आ रहा है। आप टैक्स पेड के नीचे जो टैग नज़र आ रहा है आपको पहले उसको पढ़ लेना ज़रूरी है। टैक्स पेड में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी, इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ टैक्सेस डिडक्टेड एंड पेड बाय डिडक्टर्स, एग्जाम्पल एम्प्लॉयर, ऑल्सो इंक्लूड्स टैक्स पेड बाय यू, एग्जाम्पल एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। देखिए अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी किसी फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज़्यादा की बनती है तो आपको पता है कि आपको अपना इनकम टैक्स एडवांस पेमेंट कराना पड़ता है, यानी कि एडवांस इनकम टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो उस केस में आपका एडवांस टैक्स भी यहाँ पर कवर होता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी होता है जैसे कि सेक्शन ADD में होता है आपका, वो भी यहाँ पर कवर होता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं टैक्स पेड के ऑप्शन पे। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 टैब नज़र आ रही है टोटल डिडक्शंस की। अब यहाँ पर देखिए आपका जो नज़र आ रहा है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, TDS ऑन अ सैलरी इनकम, यहाँ पर शो डिटेल पर आप क्लिक करेंगे और आपको नज़र आएगा कि भाई आपका जो TDS 20,000 दिखा रहा है, क्या आपका ये बिल्कुल सही डिडक्शंस दिखा रहा है, क्या आपके जो एम्प्लॉयर ने आपका TDS काट के गवर्नमेंट को विद इन ड्यू डेट डिपॉजिट कराया, अगर लेट कराया तो वो यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा। तो आपको अपना फॉर्म 26A भी इसीलिए डाउनलोड करना ज़रूरी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई फॉर्म 26A कैसे डाउनलोड करना होता है तो आप सिंपल हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, एडवाइजर ग्रुप इंडिया जिसका नाम है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, उसके बाद में वीडियो सेगमेंट पे आएंगे और सबसे पहली वीडियो आपको मिल जाएगी हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 26A फॉर न्यू इनकम टैक्स पोर्टल से। आप यहाँ पर इस वीडियो को जाकर 10 मिनट की ये वीडियो है, आप आसानी से देख पाएंगे। यहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल बताई फॉर्म 26A के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर इनकम टैक्स की। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी डिडक्शन अमाउंट चेक कर लेना है कि आप बिल्कुल सही है या नहीं। देखिए हमारे केस में ये सही नहीं है क्योंकि हमारा TDS ज़्यादा कटा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 20,000 दिखा रहा है। डिडक्टर जो दिखा रहा है हमारा, यहाँ पर उसका नाम आ रहा है, डिडक्टर का आपको 10 नंबर नज़र आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप के फॉर्म 26A में ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर अगर कम दिखा रहा है तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। आपको कैसे करना है ऐड, आप यहाँ पर जाएंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म 26A को कैसे डाउनलोड करना है।
आप इनकम टैक्स रिटर्न पर आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न पर आने के बाद में आपको वी फॉर्म 26A पर आना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगा। इसके लिए आपसे परमिशन ले रहा है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी न्यू टैब यहाँ पर ओपन हो गई है जिसका नाम है ट्रेसिस। आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आएंगे, इस बॉक्स को चेक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे नीचे आपको क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A नजर आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, हमारे केस में 21-22 है। व्यू एज HTML पर क्लिक करेंगे, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करके आप इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। हमने इस पर क्लिक किया है तो अब हमारा ये PDF फॉर्म देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो प्रीफिल्ड डेटा ओपन होकर आ रहा है वो हमारे इनकम टैक्स इंडिया के डेटा से मैच कर रहा है फॉर्म 26AS की डिटेल या नहीं कर रही है। तो देखिए हमारे केस में ये ओपन हो गया। यहाँ पर हमारा 20,000 का ये वाला डिडक्शंस हमें अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा 38,758 की एक और डिडक्शंस हुई हुई है TDS की, वे नज़र नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ से आपको बताएंगे कि भाई आपके केस में अगर इस तरीके से नज़र आता है तो आपको अपने ITR फॉर्म फाइल करते हुए कैसे खुद से अपनी TDS जो आपका डिडक्ट हुआ है कैसे उसको ऐड कर लेना है जिससे कि आपको TDS की डिडक्शंस मिल सके। तो हम चलते हैं फॉर्म पर अपने और यहाँ पर आते हैं अपने ई फाइलिंग पर। यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर ऐड कर लेते हैं तो हम अपने फॉर्म 26AS पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हमारा जो ये वाला डिडक्टर है इसका 10 ऑफ डिडक्टर ये है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और 10 ऑफ डिडक्टर ऐड करते हैं। इसके बाद में नेम ऑफ डिडक्टर हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर इसको ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, यानी कि किस अमाउंट के ऊपर आपका TDS काटा गया है। ये भी आपको फॉर्म 26A से देखने के लिए मिल जाएगा जो कि है 4,62,970। हम यहाँ पर डाल देते हैं 4,62,970 और इसके बाद में टोटल टैक्स डिडक्टेड यानी कि 4,62,970 रुपये जो डिपॉजिट किया है एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर कितना TDS काटा है ये यहाँ पर आ रहा है आपका 38,758 रुपये। अब आपको यहाँ पर 38,758 रुपये डाल देने हैं और यहाँ पर ऐड पर सिंपल क्लिक कर लेना है। तो देखिए अब आपकी टोटल TDS की जो डिडक्शंस हो गई है वो 20,000 से बढ़कर 58,758 रुपये हो गई है। अभी हमारे केस में देखिए ये हमारा फॉर्म 26AS जो होता है हमारी टोटल डिडक्शन जो हम कवर करते हैं वो पूरी 12 महीने की करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन यहाँ पर ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल से होकर 31 मार्च 2021 तक के हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो हमारी TDS की डिडक्शन दिखा रहा है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि सिर्फ 9 महीने की डिडक्शंस ही है। अभी हमारी 3 महीने के लिए अभी हमारा जो फॉर्म 26AS है अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी हमारा TDS की डिडक्शंस और भी होगी जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 की होगी, वो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो देखिए मैंने आपको सिंपल यहाँ पर ये सब चीज़ बताई है कि अगर आपका TDS कम शो हो रहा है तो आपको सबसे पहले फॉर्म 26AS को डाउनलोड करना है और चेक कर लेना है कि भाई कैसे कम हो रहा है और उसको मैच कर लेना है। जितना कम हो रहा है तो आप फॉर्म 26AS में अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका डिडक्टर का 10 नंबर आप डालेंगे, डिडक्टर का नाम डालेंगे, किस अमाउंट पर उसने TDS काटा है, कितना काटा है वो खुद से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपकी इनकम टोटल खुद ही कैलकुलेट करता रहेगा। अब देखिए हमारी 4 टैब कंफर्म्ड हो गई है, कंफर्म्ड, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म्ड, टोटल डिडक्शन कंफर्म्ड, टैक्स पेड कंफर्म्ड हो गई है। बहरहाल अभी हमारा फॉर्म 26AS जो है वो सिर्फ 9 मंथ की डिडक्शन दिखा रहा है TDS की, अभी हमारी 3 महीने की डिडक्शन और है।
इसके बाद में यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, अगर हम सिर्फ इसी बेस पर जितनी इंफॉर्मेशन हमने अभी यहाँ पर डाली है और 58,758 रुपए का जो TDS है, इसी के बेस पे अगर हम अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी देखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी पर। तो यहाँ पर देखिए आपकी टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। आपकी 11,01,284 रुपए ग्रॉस टोटल इनकम है। टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की आपको सेक्शन 80C में मिली है। तो टोटल डिडक्शन टोटल इनकम आपकी हो जाती है 9,51,280 रुपए। इसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो बना है 9,51,280 पर। आप अगर स्लैब्स देखना चाहते हैं तो उसके भी लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है, आप उसके जाकर चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए क्या स्लैब्स रही हैं। उस स्लैब्स को फॉलो करते हुए ही आपके टैक्स की लायबिलिटी 1,02,756 रुपए निकल कर आती है। इसके बाद में आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A, अगर होती है आपके केस में, नहीं हमारे केस में नहीं क्योंकि हमारी टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 1,02,756 रुपये बनते हैं, जिसके ऊपर 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप इसके कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो शो कैलकुलेशंस पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो 4% कैलकुलेट किया जाएगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी यानी कि 1,02,756 पर किया जाएगा, जो कि आएगा 4,110 रुपये। ठीक है, इसके बाद में हम इसे लेस कर लेते हैं और अब आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है 1,02,756 और 4,110, तो टोटल 1,06,866 रुपये। अगर आपको रिलीफ कुछ मिलता है अंडर सेक्शन 89 में तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज आप आगे चल सकते हैं। बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ 1,06,866 बनता है। इंटरेस्ट, अगर आपका सेक्शन 234A का कोई इंटरेस्ट बनता है तो आपका यहाँ पर आएगा। देखिए हमारे केस में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B आ रहा है। देखिए हमारे क्लाइंट की जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो 10,000 रुपीज से ज़्यादा बनती है एवरी ईयर, तो उस केस में इनका जाता है एडवांस टैक्स। किसी भी क्लाइंट का, अगर किसी भी पर्सन का 10,000 रुपीज से टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा होती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसको अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है 4 इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली। अगर वो कोई भी डिले करता है तो उस केस में सेक्शन 234B में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे केस में 1,924 आ रहा है। मे बी पॉसिबल आपने विद इन ड्यू डेट फाइल किया, विद इन ड्यू डेट डिपॉजिट किया हो अपना एडवांस टैक्स, तो आपके केस में नहीं आएगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C आ रहा है 2,425 रुपये, ये भी एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। इसके बाद में टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल जो आ रही है 4,349 आ रही है, और इसको टोटल हमें ऐड कर लेते हैं तो टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट 1,11,215 रुपये बनता है। अगर आप इसको कंफर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपका क्या यहाँ पर नजर आएगा। आपकी सभी टैब्स कंप्लीट हो गई है। सिंपल आपके सामने कंफर्म्ड नजर आ रहा है सभी टैब्स पर। आपको सिंपल करना क्या है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को पे करेंगे। जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी पे होगी वे आपके 58,758 रुपये जो टैक्स आपने ऑलरेडी डिपॉजिट करा दिया है एज ए TDS गवर्नमेंट को, तो वह आपका माइनस होने के बाद में जो बैलेंस अमाउंट आएगा वही आपका डिपॉजिट किया जाएगा गवर्नमेंट के पास में। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा फॉर्म ITR 1 कैसे फाइल किया जाता है सैलरीड एम्प्लॉय के केस में बताया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो आप इसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपको ये ITR कैसे फाइल किया जाता है और कब किया जाता है आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, अपने गूगल ब्राउज़र में आना है और टाइप करना है www.gstnation.com। जैसे ही आप gstnation.com पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर चुके होंगे। देखिए हम आपको इंटरफेस भी अपनी वेबसाइट का दिखा रहे हैं, आपको कहां पर जाकर किस तरीके से हमें कांटेक्ट करना है
ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने नज़र आ रही है, जहाँ पर आप इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, और रिसेंट जो न्यूज़ रहती है, लेटेस्ट जो न्यूज़ रहती है, आप लेटेस्ट न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। और आप अगर हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट अस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारा मोबाइल नंबर और हमारी ईमेल आईडी प्रोवाइड हो जाएगी। आप यहाँ पर हमें जाकर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ व्हाट्सएप पर क्लिक करके भी आप हमारे से चैट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा, और आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। देखिए, आप अगर हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंट चल रहा है जो कि 50% है। अगर आप प्रीमियम सर्विस इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी पोर्टल पर लेंगे तो आपको वहाँ पर तकरीबन 2400 रुपये पे करने पड़ेंगे, लेकिन वहीं 50% डिस्काउंट पर हम सभी सर्विस आपको ITR से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप अभी हमें हमारी वेबसाइट पर आइए और हमें कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आई थिंक आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी, तो आप इसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आप अगर नए हैं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।